नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न विथ विवेक से मैं विवेक आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, लेकिन जो भी टॉपिक लाया हूं आप स्क्रीन पर देख करके पहले से ही आपका मन होगा कि आज मैं इस टॉपिक को पढूं। तो आइए इस टॉपिक को आज हम डिटेल से देखते हैं कि इस टॉपिक में है क्या। तो आज की जो टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो आपकी अंग्रेजी भाषा है उससे हम परिचित होंगे कि अंग्रेजी भाषा है क्या। तो आइए वीडियो पे चलते हैं, ध्यान देते हैं कि आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए मैं आपको टॉपिक पे लेकर चलता हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करिएगा। तो आइए, टॉपिक तो हम अंग्रेजी के लेकर आए हैं बच्चों, आज उसको हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि आप लोग इतना लापरवाही कर रहे हैं ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। हम बार बार नहीं कहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी जिम्मे सौंपता हूँ। तो आइए टॉपिक पे चलता हूँ। आज हम अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है, वह है क्या। जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो पहले समझिए ना, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वह है क्या। तो आइए देखते हैं। पहले ये जो टॉपिक दिया है ध्यान देना, मैं लिखा कैसे हूँ आपको मैं ये भी बता दूँ। ऊपर आप जो देखिएगा ये ऊपर की तरफ टोटल इंग्लिश है और नीचे उसी का हिंदी में है, लेकिन वो रोमन भाषा में हमने लिखा है, अंग्रेजी के रोमन में, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं है, मैं इसी में ही आपको डिटेल में समझा दूँगा, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये उसी का हिंदी रोमन है, ठीक। तो आइए हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है क्या। तो यहाँ देखिए टॉपिक में दिया है द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द कंट्री। कहने का तात्पर्य यह है जो आपका अंग्रेजी भाषा है यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कि जितने भी देश हैं उसमें बोले जाने वाले एकमात्र भाषा आपकी अंग्रेजी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विच इज़ स्पोकन, यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है इन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, यानी इस विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। अतः हम कह सकते हैं बंधुओं, जो अंग्रेजी है, इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे देश के हर एक कोने में बोला जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि अंग्रेजी है क्या। अब जैसे नेशनल का मतलब क्या होता है प्रिय बंधुओं, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब आप जिस देश में हैं, जिस राष्ट्र में, केवल वहीं तक ही बात सीमित हो। अब इंटरनेशनल का मतलब कि विश्व में जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश हैं, तो उन सभी देशों की एकमात्र भाषा जो पूरे विश्व भर के हर एक देश में बोली जाती है, वह आपका इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है। तो अब समझ में आया। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे क्या टॉपिक है उस पर हम थोड़ा पैनी नज़र डालते हैं। दिया है ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसके बारे में हम समझते हैं। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति तो है कहाँ, उसको हम समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो उत्पत्ति हुई, हमारे बीच अंग्रेजी भाषा उछल कूद के आई और कहे कि भैया हम अंग्रेजी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अंग्रेजी है क्या। दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज वाज स्पोकन इन इंग्लैंड। जो अंग्रेजी भाषा है उसे इंग्लैंड में बोला गया बाय एंग्लो सैक्सन स्पीसीज, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाली एक एंग्लो सैक्सन नाम की जाति रहती थी। ये जाति जो है कि सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया बातचीत में अपने, ठीक। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैं चलता हूँ कि मतलब थोड़ा टॉपिक में और आगे बढ़ूँ, तो टॉपिक में चलते हैं थोड़ा सा आगे।
जब हमारी टॉपिक पूरी हुई, जो अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति है वह इंग्लैंड से हुई, और इंग्लैंड में एक जाति रहती थी जिसका नाम क्या था, एंग्लो सैक्सन। उसी के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी बोली गई। तो आइए हम फिर अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है क्या, तो हमारा अगला टॉपिक दिया है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा है उसके जनक कौन है, अंग्रेजी भाषा के पिता कौन है, जिनके माध्यम से अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ और हम सभी के पास अंग्रेजी उछल कूद के पहुंचा कि बोला भैया मैं अंग्रेजी हूँ। आइए देखते हैं। जियोफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो समझ में आया, जो जियोफ्री चौसर हैं वह अंग्रेजी भाषा के जनक हैं, पिता हैं। उन्होंने ही अंग्रेजी भाषा का विश्व के संपूर्ण देशों में विस्तार किया, फैलाव किया कि अंग्रेजी भाषा है क्या। ठीक। हु वाज द रेसिडेंट, यानी जो आपके जियोफ्री चौसर थे यह निवासी थे ऑफ लंदन, लंदन के, यहाँ लंदन के रहने वाले थे, और ये जनक हैं किसके, अंग्रेजी भाषा की। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं, जो मैं कह रहा हूं कि जियोफ्री चौसर जो जनक हैं अंग्रेजी भाषा के, वो लिटरेचर में हैं, साहित्य में हैं। ठीक। तो यहाँ मैं नोट करके दिया हूँ, इसको ध्यान देना। जियोफ्री चौसर वाज द फर्स्ट लिटरेचर, जो जियोफ्री चौसर थे वह पहले साहित्यकार थे ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के। तो जियोफ्री चौसर जो है कि अंग्रेजी भाषा के प्रथम जो है कि साहित्यकार थे। अंग्रेजी भाषा में कोई भी चीज़ लिखने वाले सबसे पहले जो कवि थे या राइटर थे वह कौन थे, जियोफ्री चौसर थे। इसीलिए इन्हें जो है कि लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, अंग्रेजी का साहित्यकार कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले सर्वप्रथम जियोफ्री चौसर थे, इसलिए इन्हें अंग्रेजी का फादर यानी कि जनक भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो ताल से ताल मिलाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो। जो आपके यार हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनका भी फ़ायदा हो। तो आपका पैसा नहीं जा रहा, अरे नेट कराए हो, थोड़ा सा उम्मीद रखो, भेज दो आगे, वो लोग भी देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, दुआ दवा दोनों का काम हो जाएगा। तो आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और टॉपिक में क्या है, कैसे है। और उम्मीद है कि मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। इंग्लिश ग्रामर हो, जो भी सब्जेक्ट आप हमारे चैनल पे पढ़ेंगे, सभी का PDF मैं नंबर वाइज, क्रम वाइज, हेडिंग वाइज प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक में थोड़ा सा आगे। जी हाँ प्रिय बंधुओं, इंग्लिश के इस सेशन में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मिला, और टॉपिक है हमारा ग्रामर, जिसे हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ठीक। तो आइए अब हम समझते हैं कि अंग्रेजी में व्याकरण यानी ग्रामर होता क्या है। उसकी डिफिनेशन देखते हैं कि दिया है, करेक्ट राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। कहने का मतलब है कि किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, साथ ही साथ सीखना, उसके साथ समझना ही आपका ग्रामर कहलाता है, यानी कि व्याकरण कहलाता है। कोई भी भाषा हो, आप जो सीख रहे हैं उसको शुद्ध रूप से बोलना यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना या फिर समझना, कोई भी भाषा हो वह आपकी ग्रामर कहलाएगी। ठीक। आगे हम बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और हम चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ आगे टॉपिक में हमको मिला द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी जो अंग्रेजी व्याकरण है, जो अंग्रेजी ग्रामर है, इसके जनक कौन है, किसने बताया अंग्रेजी ग्रामर के बारे में कि हमें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना चाहिए। यदि हमें अपना इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करना है, तो इंग्लिश सीखना है, तो अंग्रेजी ग्रामर हमें पढ़ना चाहिए। इन तथ्यों को किसने बताया, किसने खोजा, तो वो थे आपके लिंडले मरे। ध्यान देना, इनका नाम क्या था, लिंडले मरे इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल
ही रोट द इंग्लिश ग्रामर बुक इन द वर्ल्ड। यानी कि जो लिंडले मरे थे वह अंग्रेजी ग्रामर के जनक थे, और क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अंग्रेजी ग्रामर की किताब लिखी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अंग्रेजी ग्रामर की किताब लिखने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति लिंडले मरे थे। इसीलिए उन्हीं को जो है कि इंग्लिश ग्रामर का फादर यानी जनक कहा जाता है। अगर हम ग्रामर की सेंस से देखें तो यहाँ दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है कि ही गो टू मार्केट, जिसे यहाँ पे जो है कि रॉन्ग साइन से जो है कि चिन्हित किया गया है, और साथ ही साथ दूसरा ही गोज टू मार्केट यहाँ उसमें जो है कि करेक्ट मार्क से जो है कि दिखाया गया है। तो एक चीज़ देखिए, अगर एक ग्रामेटिकली लिंडले मरे के अनुसार के देखा जाए, जो लिंडले मरे थे इंग्लिश ग्रामर के जनक, अगर उनके अनुसार देखा जाए तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकली सही नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं है। और अगर ये चीज़ देखा जाए तो यहाँ ग्रामेटिकली सही, इसलिए यहाँ पे सही का मार्क लगाए हुए हैं। जब आप टेंस में जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और भी मैं इसका भी डिटेल आपको पढ़ा दूँगा, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। तो मैं बार बार यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो साइड में लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो भी आपके प्रति आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप लोग उस चीज़ को पढ़ करके एग्ज़ाम में उसका दोगुना लाभ उठाएं। तो आइए हम ग्रामर के इस सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपिक में क्या कुछ रखा हुआ है। तो आज और अब इस ग्रामर का लास्ट पॉइंट चलेगा, और जो भी पॉइंट्स को छोड़ रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। और तो चलिए लास्ट पॉइंट पे हम क्या पढ़ने वाले हैं ग्रामर के इस सेशन में। तो दिया है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर में अल्फ़ाबेट होता क्या है, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होता क्या है। तो दिया है अल्फ़ाबेट इज अ सेट और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट डिनोट्स अ स्पेशल साउंड। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्णमाला है यह जो है कि अक्षरों या फिर अक्षरों का एक सेट है या समूह है, जिससे किसी विशेष ध्वनि का बोध होता है। जैसे ए है, बी है, तो दोनों अक्षरों से किसी ना किसी विशेष ध्वनि का बोध हो रहा है। ठीक, तो आगे अगर हम बात करें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की, अंग्रेजी ग्रामर में जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है, संख्या होती है, वह कितनी होती है। तो दिया है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या है वह 26 है। कितनी है? 26। अगर हम बात करें तो वर्णमाला कहते किसे हैं? जो आपका वर्णमाला है यानी कि अल्फ़ाबेट है अंग्रेजी में, उसे कहते क्या हैं, उसकी पहचान क्या है? आपने बचपन से ही पढ़ा है A to Z। A to Z आप कभी भी ध्यान से इत्मीनान हो करके गिनिएगा तो उसमें 26 अक्षर हैं, और 26 अक्षर यही जो है कि क्रमबद्ध एक नंबर वाइज सिस्टम में रखे गए हैं। इन्हीं को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, इन्हीं को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिनसे कुछ विशेष ध्वनियों का बोध होता है, यही अल्फ़ाबेट हैं। ठीक, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में अगर बात करें उनकी संख्या की, जो अक्षर होते हैं अक्षरों की संख्या की, तो अक्षर की संख्या कितनी है? 26। तो थोड़ा आगे बढ़ने पे एक पॉइंट और मिला है, उस पॉइंट में क्या है देखते हैं। दिया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको जो है कि इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं अंग्रेजी वर्णमाला के? पहला है आपका वावेल, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं। दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो अगर हम बात करें जो 26 अक्षर हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में, उन्हें फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से पहला भाग आपका वावेल है और दूसरा भाग कॉन्सोनेंट है। जैसे कि वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में
व्यंजन कहते हैं। अगर हम बात करें स्वर की, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो कि दो भागों में आगे जाके डिवाइड हो जाता है, उसका जो पहला भाग आपका वावेल है, अगर हम उसकी संख्या की बात करें तो देयर आर 5 वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर हैं, उनमें से 5 वावेल होते हैं। कितने? 5 वावेल यानी स्वर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों आपके क्या हैं? वावेल हैं, स्वर हैं। यानी कि इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ड की, किसी अन्य लेटर की, कहने का मतलब ये है कि जो वावेल्स के जो लेटर होते हैं, इनके अंतर्गत जितने भी लेटर आते हैं 1 2 3 4 5 5 लेटर हैं, तो पांचों की जो ध्वनि होगी अपने आप में स्वतंत्र होगी। क्या होगी? स्वतंत्र होगी। यानी कि जो वावेल वर्ड बना है यहाँ आपके ओकप से बना है। ओकप का मतलब ये होता है कि कंठ, और इनकी जो ध्वनि निकलती है यह आपके कंठ से निकलती है, जो कि फ्री होती है, स्वतंत्र होती है और बिना किसी दूसरे लेटर के सहयोग से बोली जाती है। तो अगर हम वावेल की हम डेफिनेशन दें तो वावेल जो आपका होता है, इसकी जो ध्वनि होती है यह स्वतंत्र होती है और बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोली जाती है। तो आप कह सकते हैं कि द साउंड ऑफ वावेल इज फ्री एंड वावेल्स आर स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर। यानी ये बिना किसी दूसरे अक्षर के सहयोग से बोले जाते हैं और जो इनकी ध्वनि, इनकी जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वह स्वतंत्र होती है। जैसा कि मैं पहले ही बताया, जो वावेल शब्द बना हुआ है यह ओकप वर्ड से बना हुआ है। ओकप का मतलब कंठ होता है। इनकी जो साउंड निकलती है हमारे गले के कंठ यानी ओकप से निकलती है, इसलिए इसकी ध्वनि स्वतंत्र होती है। तो आइए, वावेल तो हम समझ लें, अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट वावेल, इसकी संख्या 5। अब हम समझते हैं अल्फ़ाबेट का जो सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट, ये क्या होते हैं। तो आइए छात्र बंधुओं, अभी हमने सीखा कि अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वावेल क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी ले लिए हैं। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट के सेकंड पार्ट कॉन्सोनेंट की। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम समझेंगे कैसे, इजी वे क्या है समझने का। तो दिया है एक्सेप्ट द वावेल्स, स्वरों को छोड़कर रेस्ट 21 लेटर्स शेष 21 अक्षर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जो कि अल्फ़ाबेट में आपने पढ़ा कि 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स अभी जब हम पढ़े थे कि जो अल्फ़ाबेट है उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वावेल, तो वावेल में जो है कि 5 लेटर हम पढ़े थे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो उसके बाद जब हम ये पूरा 5 लेटर पढ़े थे तो बचे कितने? 21। उन्हीं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके अल्फ़ाबेट में जो आपके 21 लेटर बचे हैं वहीं आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। अगर एक डेफिनेशन और पढ़ें तो जो इनकी ध्वनि होती है, हमने पढ़ा था अगर हम आपस में कॉन्सोनेंट और वावेल की कंपेयर यानी तुलना करें तो वावेल में हमने पढ़ा कि जो वावेल की ध्वनि होती है वह फ्री होती है और बिना किसी लेटर के सहयोग से बोली जाती है। तो उसी के बेस पे अगर हम कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन तैयार करें तो क्या होगा कि कॉन्सोनेंट्स वावेल्स आर नॉट फ्री। तो कहने का मतलब कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो आपके व्यंजन होते हैं, इनकी जो ध्वनिया साउंड जो हमारे मुंह से निकलती है वह स्वतंत्र नहीं होती है। कॉन्सोनेंट्स आर स्पोकन विथ द हेल्प ऑफ वावेल। कहने का मतलब जो आपके कॉन्सोनेंट हैं यह वावेल के सहयोग से ही बोले जाते हैं। बिना वावेल के सहयोग से इनका जो ध्वनि उच्चारण है वह संभव नहीं है। अगर जैसे हम समझें, अगर हम यहाँ पे बी की बात करें, बी, इसमें ई आ रहा है तो ई आपका क्या है भैया? ई आपका वावेल है। हम पढ़े थे ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों 5 लेटर जो आपके हैं अल्फ़ाबेट के, इन्हें हम क्या कहते हैं? वावेल कहते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट है। बाकी के जो अल्फ़ाबेट की 26 में से 5 लेटर जब निकाल दिए वावेल के रूप में तो बचे 21। वहीं 21 आप पे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनकी जो ध्वनि होती है बिना वावेल के सहयोग से संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए होते हैं गुलाम,
जो कॉन्सोनेंट होते हैं गुलाम, किसके गुलाम होते हैं भैया? ये गुलाम होते हैं स्वर के, वॉवेल्स के, ए ई आई ओ जो के। बिना उनके इनका ध्वनि उच्चारण संभव नहीं है। अगर हम बात करें एल की, एल इसमें ए लगा हुआ है, ए आपका क्या है भैया? ए आपका वावेल है। अगर हम बात करें पी की, पी ई आ रहा है, यानी कि कोई भी वावेल इन अक्षरों के जो ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे, या तो उनके प्रारंभ में या तो उनके अंत में कोई ना कोई वावेल आएगा ही, इनका सही और एकदम कन्फर्मेशन करने के लिए। जैसे दिया है वी, लास्ट में वी ई आ रहा है, तो अगर ई आप इसमें से हटा दीजिए तो क्या आप इसका सही उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो आपके सभी कॉन्सोनेंट हैं, ये सिलेब्स गुलाम होते हैं किसके? वावेल्स के। कहते हैं कि भैया वावेल हम तुम्हारी संरक्षण में रहेंगे, हमें तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। कभी खुल के नहीं कहते। अब कभी अगर ये लोग जो है वावेल से झगड़ा कर लिया, कोनो बात को लेकर के इनका वावेल से जो है कि किसी बात का लेकर नाराज़गी हुआ, तो ये लोग खुद जाके वावेल से कहेंगे भैया काहे नाराज़ हो। हाँ, तो समझ में आया ना? तो ये लोग गुलाम होते हैं किसके? वावेल्स के। संख्या भले ही इनकी ज़्यादा है, लेकिन ये गुलाम है वावेल्स के। ये उनके अधीन ही काम करते हैं, क्योंकि बिना उनके, बिना वावेल्स, बिना स्वरों के इनकी जो ध्वनि है, इनकी जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट्स के, संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ जो टॉपिक दिए हैं आगे ग्रामर में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे छात्रों, मेरे चहेतों, मेरे शेरों। तो हम फिर मिलते हैं एक ही ऐसी अगली क्लास में PDF के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।